नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां। तो यहाँ निक्षेपों की चर्चा प्रारंभ हुई है। निक्षेप माने क्या बताया कि किस शब्द में क्या अर्थ रखा है, लोक व्यवहार चलाने के लिए कहाँ किस अपेक्षा से किस वाक्य का किस शब्द का प्रयोग हुआ, वो हमें निक्षेपों से पता लगता है। तो कल हमने चर्चा की थी नाम निक्षेप की। 4 बातें बताई थी। किसी के गुण, जाति, क्रिया, द्रव्य और क्रिया, इनकी अपेक्षा के बिना व्यवहार चलाने के लिए किसी वस्तु की संज्ञा या नाम रख लेना, वो नाम निक्षेप है। अब अगला है स्थापना निक्षेप। कल स्थापना निक्षेप पे अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी कि जैसे मूर्ति आदि में स्थापना करते हैं, स्थापना अपने ज्ञान में ये भी क्लियर होता है कि ये साक्षात अरिहंत भगवान तो नहीं है, अरिहंत भगवान के प्रतिरूप है। जैसे अपने पिताजी का फोटो लगा हो तो उसको ये तो पता है कि मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें विनय भाव पिता जैसा ही महसूस होता है ना। चलिए पढ़िए, आज कौन पढ़ेगा यहाँ से स्थापना निक्षेप। चलो पूनम पढ़ोगे? मैं पढ़ती हूँ भैया। हाँ पढ़िए। अन्य वस्तु की अन्य वस्तु में स्थापना करना स्थापना निक्षेप है। जैसे धातु पाषाण की प्रतिमा में ऋषभ देव की स्थापना कर उन्हें तीर्थंकर ऋषभ देव मानकर पूजा, स्तवन, भक्ति आदि करना, अथवा जिस कारण स्थापना करते हैं वह स्थापना है। किसी अन्य रूप वस्तु में अपने संकल्प से अन्य वस्तु की स्थापना करना स्थापना निक्षेप है। धातु, पाषाण, काष्ठ, मिट्टी आदि द्रव्य में ऐसी मान्यता करना कि यह अमुक वस्तु है। धातु, पाषाण, रत्न आदि की प्रतिमा बनवाकर उसमें तीर्थंकर की स्थापना करना। काष्ठ, मिट्टी आदि में यह हाथी, घोड़ा, ऊंट, प्यादा, गाय, भैंस, बकरी, मेंढा, कुत्ता है इत्यादि। तदाकार रूप स्थापना है। यह जीव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, जिनवानी, जिनधर्म है इत्यादि। अतदाकार रूप स्थापना है। देखिए तदाकार अर्थात तदाकार, सुनिए, अब 2 तरह की स्थापना आई। स्थापना का मतलब है किसी अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु की स्थापना करना, माने ये मान लेना कि ये उसी के समान है, वही वस्तु है। जैसे जब श्री राम भरत के समझाए जाने पर भी वापस लौटकर नहीं आए, तो श्री राम की खड़ाऊ भरत जी ले आए और राज सिंहासन पर विराजमान करके उन्होंने ये माना कि श्री राम ही सिंहासन पर विराजमान है। तो जैसे खड़ाऊ में श्री राम की स्थापना की है, जैसे घोड़े, हाथी, प्यादे जो शतरंज की गोटियां हैं, तो लकड़ी की गोटियां में हाथी घोड़े की स्थापना, ये भी स्थापना निक्षेप का ही विषय है। अब स्थापना 2 तरह की। तदाकार माने जैसी वो वस्तु है समान, उसी के समान, उसी के आकार कोई दूसरी वस्तु बनाकर उसमें उसकी स्थापना करना। जैसे महात्मा गांधी के स्टैचू में ये महात्मा गांधी है, ऐसी स्थापना, ये तदाकार स्थापना है। और अतदाकार स्थापना, जैसे उनके किसी खड़ाऊ में कि महात्मा गांधी है ऐसा मान लेना, वो अतदाकार स्थापना है। चलिए पढ़िए आगे।
तदाकार अर्थात सद्भाव, अतदाकार अर्थात असद्भाव। जिसकी स्थापना कर रहे हैं उसके अंग, उपांग, रूप ऐसे चिन्ह प्रकट होना, जिससे जिसे देखने वाले को उसका ही ज्ञान हो जाए, वह तदाकार वस्तु सद्भाव स्थापना है। यानी जैसे उसको उसके देखकर समान ही ऐसा ही ख्याल में आ जाए कि ये वही है। ठीक है, जैसे हम हम्म, अनंत भगवान की जिन प्रतिमा इस प्रकार की बनाई कि उनको देखकर हमें साक्षात जैसे समो शरण में तीर्थंकर परमात्मा विराजमान हो, ऐसा ज्ञान हो जाता है, तो वो तदाकार स्थापना है। जैसे उसके समान ही आकार होने से यह ऋषभदेव, महावीर, इंद्र, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस हैं इत्यादि। जिसकी स्थापना कर रहे हैं उसके अंग, उपांग, रूप चिन्ह प्रकट नहीं होना, ऐसी अतदाकार रूप वस्तु असद्भाव स्थापना है। इस प्रकार इसके दो भेद हैं। हाँ जी, ये दो भेद हो गए इसके, तदाकार और अतदाकार। जैसे चावलों में भगवान की स्थापना कर लेना कि ये चावल क्या है, देव शास्त्र गुरु हैं, ये तदाकार स्थापना है कि अतदाकार? तदाकार। अतदाकार। हाँ जी, तदाकार। अतदाकार। ठीक है, लेकिन साक्षात जब तदाकार स्थापना हमारे सामने है, तो हमें चावल में, गोले में भगवान की स्थापना करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साक्षात तदाकार स्थापना जब सामने है तो किसी अन्य वस्तु में स्थापना करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। अब है अगला द्रव्य निक्षेप। हाँ, द्रव्य पढ़िए। निक्षेप। जो वस्तु आगामी काल में जिस रूप होगी उसे वर्तमान काल में उस रूप कहना द्रव्य निक्षेप है। जैसे राजा के पुत्र को राजा कहना, इसमें यद्यपि वह अभी राजा नहीं है परंतु आगे राजा होगा, अतः द्रव्य निक्षेप से उसे अभी राजा कहने में दोष नहीं है। हाँ जी, कोई जीव इसे मनुष्य समझ लीजिए। द्रव्य निक्षेप में माने वर्तमान में तो ऐसा नहीं है, या तो भूतकाल में था या भविष्य काल में होगा, लेकिन वर्तमान में नहीं है, लेकिन फिर भी उसे वर्तमानवत कहना। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री थे, भूतकालीन प्रधानमंत्री, उनको आज भी प्रधानमंत्री कहना, यह भी द्रव्य निक्षेप में का विषय है। ठीक है, और जो अभी नहीं है, आपको लगता है आगे बन जाएंगे, उनको भी अभी वर्तमान में ऐसे ही कहना। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टरी में एडमिशन लिया तो उसको डॉक्टर साहब कहना, वो द्रव्य निक्षेप का ही विषय है। समझ में आया? तो द्रव्य निक्षेप से ये समझना कि वो डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन उसने एडमिशन ले लिया है और वो बन जाएगा, ऐसी अपेक्षा हम वर्तमान में उसको डॉक्टर कहते हैं तो कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार जैसे ऋषभ देव, उनका जन्म महोत्सव करोड़ों वर्ष पहले हो गया था, लेकिन आज कहना कि आज भगवान ऋषभ देव का जन्म महोत्सव है, आज तो नहीं है, वो तो बहुत पहले हो चुका, लेकिन फिर आज ऐसे कहना जैसे मानो आज ही उनका जन्म महोत्सव है। तो जो भूतकाल में हो गया या भविष्य काल में होगा, वर्तमान में नहीं है, फिर भी उसको वर्तमानवत उसका निरूपण करना, तो ये कहलाता है द्रव्य निक्षेप। तो अभी भविष्य का उदाहरण दिया, जैसे राजा का पुत्र अभी राजा नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में राजा होगा, तो उसको आज ही राजा साहब कहना। ठीक है, तो द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा अगर आप ऐसा कहते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। आगे पढ़िए। कोई जैसे जीव, राजा के कोई जीव मनुष्य पर्याय के अंत में देव पर्याय के सम्मुख हुआ है, अभी देव पर्याय को ग्रहण नहीं किया है, उसे देव जीव कहना। कोई जीव सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के सम्मुख हुआ है, अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, अंतर मुहूर्त में होने वाली है, उसे अभी सम्यक दृष्टि कहना इत्यादि अगली पर्याय के सम्मुख वस्तु के साथ वर्तमानवत व्यवहार करना द्रव्य निक्षेप है। इसके दो भेद है। आगम द्रव्य निक्षेप, जिसका निक्षेप करना है उसका प्रतिपादन करने वाले आगम या शास्त्र को जो व्यक्ति जानता है परंतु उसके चिंतन आदि उपयोग से जब रहित है, तब वह आगम द्रव्य निक्षेप है।
जैसे कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन या जीव द्रव्य का कथन करने वाले शास्त्र का जानकार है, वह हाँ जी, 1 मिनट। देखो, अब ये विषय थोड़ा सा कठिन है, आप लोगों के लिए नहीं, जितने पुराने लोग हैं उनके लिए भी। ये जो आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप, ये षटखंडागम का विषय है। ठीक है, षटखंडागम ग्रंथ में इसकी चर्चा आई है और फिर उत्तरोत्तर ग्रंथों में इसका और भी निरूपण आया है। तो अभी आपको द्रव्य निक्षेप समझ में आ गया। द्रव्य निक्षेप में क्या है कि अभी वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन अगली पर्याय के सन्मुख है, माने होने वाला है, तो भी उसे वर्तमान में ऐसा उसका व्यवहार करना कि जैसे अभी है, तो ये कहलाता है द्रव्य निक्षेप। अब मतलब इसके भैया दो इसमें चाहे भेद। पुरानी पर्याय, मतलब आगामी काल जरूरी तो नहीं है ना, जैसे आपने अभी वो हाँ, जन्म दोनों महोत्सव वाला, वो दोनों दोनों आएंगे ना? हाँ। दोनों आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं लिखा, लेकिन हमने पढ़ा है और भी जगह। हम्म। ठीक है, अच्छा देखो, अब इसके दो भेद बता रहे हैं। आप अपने माइंड में एक चार्ट बना लेना कि ये जो द्रव्य निक्षेप है, इसके दो भेद करना ऐसे। पहला लिखना आगम द्रव्य निक्षेप और दूसरा लिखना नो आगम द्रव्य निक्षेप। ठीक है, फिर नो आगम द्रव्य निक्षेप और आगम द्रव्य निक्षेप के भी उत्तरोत्तर भेद होंगे, वो भी आगे एक एक करके बताएंगे। अब थोड़ा धीरे धीरे समझना, ये आगम द्रव्य निक्षेप क्या है। देखो, हमें जिसका निक्षेप करना है उसका प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को जो व्यक्ति जानता है, ठीक है, परंतु उसके चिंतन आदि उपयोग से जब रहित है, माने हमें जिसका निक्षेप करना है, जैसे हम यहाँ किसकी बात कर रहे थे, राजा की, राजकुमार की, ठीक है, अथवा कि ये सम्यक दृष्टि है, क्यों, सम्यक दर्शन आगे होने वाला है, या ये मरकर देव होने वाला है, तो अभी इसको देव जीव कहना, तो जिसका निक्षेप करना है उस निक्षेप को कहने वाला जो शास्त्र है उसको जो व्यक्ति जानता है, लेकिन उसके चिंतन आदि उपयोग से अभी रहित है, यानी माने जिस निक्षेप को करना है उस निक्षेप को कहने वाले शास्त्र का जानकार, लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित, क्योंकि वर्तमान में वैसा उपयोग नहीं है ना। अगर वर्तमान में वैसा उपयोग हो तो वो द्रव्य निक्षेप का नहीं, वो तो भाव निक्षेप का विषय होगा। तो अभी वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है, लेकिन उस शास्त्र का जानकार है। ठीक है, तो जिसका निक्षेप करना है उसका प्रतिपादन करने वाले शास्त्र का जानकार, लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित, माने अभी वर्तमान में उसका उपयोग वहां नहीं लग रहा। जैसे अभी आप मेरे से सम्यक दर्शन के बारे में पूछे, ठीक है, तो मैं सम्यक दर्शन के विषय को जानता तो हूँ उस शास्त्र से, लेकिन अभी मेरा उपयोग भोजन में है अथवा समझाने में है, ठीक है ना। तो उस समय वो क्या कहलाएगा, वो जीव आगम द्रव्य निक्षेप है। जैसे कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन या जीव द्रव्य का कथन करने वाले शास्त्र का जानकार है, वह जब उसके चिंतन आदि उपयोग से रहित हो, अन्य व्यवहार में उपयोग सहित हो, तब उसे आगम द्रव्य सम्यक दर्शन या आगम द्रव्य जीव कहना, ये आगम द्रव्य निक्षेप है। देखो, इसमें क्या कह रहे हैं कि आपने निक्षेप किसका करना है, सम्यक दर्शन का। तो जो व्यक्ति सम्यक दर्शन को बताने वाले शास्त्र का जानकार है, लेकिन वर्तमान में उसके चिंतन से रहित है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, आगम द्रव्य सम्यक दर्शन, माने जिसमें निक्षेप की चर्चा है। ठीक है, दूसरा भेद है नो आगम द्रव्य निक्षेप। पहला था आगम, दूसरा है नो आगम। आगम द्रव्य निक्षेप से भिन्न भूत भावी सामग्री को, यानी जो भूतकाल की है और भविष्य काल की सामग्री को नो आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। इसमें क्या, इसमें जीव नहीं पकड़ना, पहले वाले में तो जीव पकड़ा था,
कि उस विषय का जानकार जीव, लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित, वो आगम द्रव्य निक्षेप था। अब भूत और भावी सामग्री को नो आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। इसका विषय गोमटसार में भी आया है और भी ग्रंथ में पढ़ा था हमने। हम्म तो अभी अपने को ज्यादा इच्छा होगी, अगर किसी की जिज्ञासा होगी तो हम और जगह से भी और खोज के इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी सामान्य ही समझिए कि प्रथम बार इतना थोड़ा ही पकड़ में आए। तो देखो इसके 3 भेद हैं नो आगम द्रव्य निक्षेप के। ज्ञायक्षरी, भैया नहीं आ रहा ये समझ में। कौन बोला? द्रव्य निक्षेप जो ऊपर है ना, वो वाला भी नहीं आया अभी अच्छे से। मतलब उसमें जो वो आप कह रहे हो ना कि उससे भिन्न, मतलब उस वो जो उसके चिंतन, उसके का क्या मतलब है यहाँ पर? जैसे आपने सम्यक दर्शन का निक्षेप करना है, तो मतलब जीव की सम्यक, बात चली, जैसे आपने राजकुमार का एग्जाम्पल दिया था कि जो राजा राजा हाँ पुत्र वाला, तो राजकुमार को हाँ। हम लेंगे कि हमें राजकुमार का तो अब निक्षेप सुनो, करना है। हाँ, ठीक है। अब हमें राजकुमार का निक्षेप करना है। अब हाँ, राजकुमार को बताने वाला, राजकुमार की कथा कहने वाला कोई शास्त्र है, ठीक है? तो शास्त्र वो का क्या रोल है यहाँ पर, मतलब कि देखो अब वो शास्त्र तो का रोल राजकुमार। इसलिए है, सुनो 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 सुनो, ये तो हमने उदाहरण दिया राजकुमार का। हम्म। लेकिन यहाँ हमें निक्षेप किस किस का करना है? जीवादि 7 तत्वों का, सम्यक दर्शन आदि का। क्योंकि इस सूत्र के प्रारंभ में कहा था क्या? नाम स्थापना द्रव्य भाव द्रव्य भाव। तन्यास, कि किनका न्यास करना है? तस माने उनका, किनका? इसके पिछले जो सूत्र आए, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष आदि, ठीक है? तो उनका हमें अच्छा। निक्षेपण समझाना है आपको। कि खाली अगर हमने किसी का नाम रख दिया जीव, तो जीव नाम रखने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीव हो गया। माने मैं अपने हम्म। लैपटॉप का नाम जीव रख दूं, रख सकता हूं हम्म। ना? तो आपको नहीं। समझना पड़ेगा कि नाम निक्षेप से है। अच्छा। दूसरा क्या था? स्थापना। अब कोई जीव तो नहीं है, लेकिन मैंने कोई मूर्ति बनाई और उस मूर्ति में मैंने स्थापना कर दी कि ये जीव है हम्म। ना? वो स्थापना कर दी। हम्म। जैसे अनंत भगवान में पाषाण की प्रतिमा में अनंत की स्थापना हम्म। की, क्योंकि वो मोक्ष तत्व हम्म। है एक तरह से देखे तो, है ना? हाँ। तो ये स्थापना निक्षेप का विषय है। आप ये समझना कि वास्तव में वो मोक्ष तत्व तो नहीं है, लेकिन स्थापना हम्म। निक्षेप की अपेक्षा उनको अनंत कहा जाता हम्म। है। अच्छा, जो अभी तो अनंत नहीं है, अभी तो सिद्ध है, महावीर भगवान हम्म। अभी तो सिद्ध है, हाँ। लेकिन पहले भूतकाल में अरहंत थे, इसलिए आज भी हम उनको अरहंत कह रहे हैं, तीर्थंकर कह रहे हाँ। हैं। ठीक है? हम्म। ये कौन सा निक्षेप हो गया? द्रव्य निक्षेप। ये द्रव्य निक्षेप। हाँ। जैसे राजा श्रेणी का जीव अगले पद्म महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे, लेकिन वर्तमान में उनको तीर्थंकर कहना, ये भी द्रव्य हाँ, ये निक्षेप है। द्रव्य निक्षेप है। ठीक है? अब ये द्रव्य हम्म। निक्षेप के 2 भेद हैं, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम। आगम में पकड़ेंगे हम्म। उसका जानकार, उस विषय का जानकार, जिसका हम हम्म। निक्षेप कर रहे हैं, जैसे जीव का किया, है ना? हम्म। तीर्थंकर का किया, अरहंत का किया। अब उस विषय का हम्म। जानकार कोई जीव, वो कहलाएगा हम्म। आगम द्रव्य निक्षेप। लेकिन अच्छा। वर्तमान में वो उस चिंतन से रहित होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्तमान में चिंतन सहित होगा तो वो भाव निक्षेप में आएगा। अच्छा। अभी तो आप ही देखो ना, ये विषय अब आप पहली बार सुन रहे होंगे सभी लोग, हम्म। क्योंकि ये विषय उतना सहज सब जगह नहीं आता। ये कर्णानियोग के ग्रंथों में मिलता है। वो अपने पास है हम्म। पुस्तक कल्पना बहन वाली गोमट सार जी, उसमें भी उन्होंने इसका खुलासा किया है। ठीक है? ये 2-4 बात, क्योंकि इसमें थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा आपको। ये याद कुछ ऐसे विषय होते हैं जो मूल माने जो अंगों के ज्ञाता मुनिराज थे, उस परंपरा से आज तक आ रही हैं। तो वो चीजें कुछ कम उपयोग में बैठती हैं, लेकिन फिर भी जो हमें प्राप्त है, जितना हमारी सामर्थ्य हो, उसको उतना याद रखना चाहिए। तो आगम द्रव्य निक्षेप में भी आप इतना समझो
कि उस विषय का जानकार तो है, लेकिन अभी वर्तमान में उसका विचार नहीं कर रहा, तो वो व्यक्ति अथवा जीव वो कहलाएगा आगम द्रव्य निक्षेप। और नो आगम द्रव्य निक्षेप में क्या लेंगे कि उस निक्षेप से संबंधित सामग्री, लेकिन वर्तमान की सामग्री नहीं, भूतकाल की या भविष्य की सामग्री। क्योंकि देखो इन सब में ही, चाहे पीछे वाला भी था चाहे ये भी था, इसमें वर्तमान को नहीं ले रहे, क्योंकि वर्तमान वाला जाएगा भाव निक्षेप में। ये द्रव्य निक्षेप के भेद हैं। तो इसमें भूतकाल और भविष्य काल उसका वर्तमान में निक्षेप करते हैं। हाँ, तो देखो नो आगम में क्या होगा, सामग्री कौन सी होगी, सामग्री में पकड़ा उसका शरीर, किसका, कि जो उस विषय का जानकार था ना, जो उसका ज्ञाता था, उसके शरीर को पकड़ेंगे कि उसका शरीर कहलाएगा नो आगम द्रव्य निक्षेप। चलिए पढ़िए धीरे धीरे इसको। ये नो आगम द्रव्य ज्ञायक निक्षेप। शरीर नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम द्रव्य निक्षेप से भिन्न भिन्न भूत भावी सामग्री को नो आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। इसके तीन भेद हैं, ज्ञायक शरीर, भावी, तद व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त। पहले पहला तो भेद ज्ञायक याद रखो, शरीर। देखो आप, पहले तो आप थोड़ा सा भेद याद रखो। द्रव्य निक्षेप के दो भेद, मैंने ऊपर लिखो आप द्रव्य निक्षेप, इधर लिखो आगम द्रव्य निक्षेप, इधर लिखो नो आगम द्रव्य निक्षेप। फिर नो आगम द्रव्य निक्षेप में फिर फर्दर तीन भेद करो आप। पहला है ज्ञायक शरीर, दूसरा है भावी, तीसरा है तद व्यतिरिक्त। फिर इनके भी भेद होंगे। अब ये जो ज्ञायक शरीर है किसका भेद है, नो आगम द्रव्य निक्षेप का। तो उस संबंधी आगम को जानने वाला जो ज्ञाता था ना जीव, उसका शरीर वो कहलाएगा ज्ञायक शरीर। ज्ञायक शरीर क्या है कि जो हमने आगम द्रव्य निक्षेप कहा था ना, उसमें जो ज्ञाता पकड़ा था उसका ज्ञाता का, तो ज्ञाता में तो जीव पकड़ा था, लेकिन उसका जो शरीर है, उसको जानने वाले, विषय को जानने वाले जीव का शरीर वो कहलाया ज्ञायक शरीर। ठीक है, अब इसके भी तीन भेद हैं, ज्ञायक शरीर के तीन भेद, अतीत, अनागत, अनागत मैंने भविष्य, और वर्तमान। अब अतीत ज्ञायक शरीर क्या है, पढ़िए। एक मिनट। अतीत ज्ञायक शरीर, ज्ञाता पूर्व पर्याय के जिस शरीर को छोड़कर आया है वह अतीत भूत ज्ञायक शरीर है। मृतक शरीर को देखकर लोक में भी उसमें रहे हुए व्यक्तिगत व्यवहार की प्रवृत्ति देखी जाती है। यह अतीत ज्ञायक शरीर भी तीन प्रकार का है, च्युत, च्यावित और त्यक्त। हाँ जी, च्युत मतलब हाँ आप समझिए इसको। अतीत ज्ञायक शरीर माने जो ज्ञायक है ना, इस विषय का जानकार ज्ञाता, ठीक है, वो पूर्व में जिस शरीर को छोड़कर यहाँ आया है, ठीक है, उसका पिछला शरीर, लास्ट पर्याय का, पिछली पर्याय का, भूतकाल का, तो वो कहलाएगा अतीत ज्ञायक शरीर। क्योंकि यहाँ भी मृतक शरीर को देखकर लोक में भी, है ना, जैसे कोई व्यक्ति मर जाए तो भी उस शरीर में उस व्यक्तिगत व्यवहार की प्रवृत्ति देखी जाती है। अब जो अतीत ज्ञायक शरीर है, जो पुराना शरीर उसने छोड़ा, अब वो शरीर छूटने की अपेक्षा उसके तीन रीजन हो सकते हैं, तीन भेद। च्युत यानी आयु पूरी हो गई तो उसका शरीर छूट गया, तब वो कहलाएगा च्युत अतीत ज्ञायक शरीर। च्यावित माने विष भक्षण से, माने यानी उसका एक्सीडेंट हो जाए, जिसको कहते हैं अकाल मरण, इस प्रकार से जिसका शरीर छूटा हो, तो वो कहलाएगा च्यावित अतीत ज्ञायक शरीर। और त्यक्त, अब त्यक्त के भी तीन भेद, कि जिसने बुद्धि पूर्वक त्यागा हो समाधि मरण लेकर, तो उसके भी तीन भेद होंगे, इंगिनी, प्रायोपगमन, और देखो आगे आएंगे उसके भी तीन भेद है ना। हाँ, इंगिनी, प्रायोपगमन और भक्त प्रत्याख्यान। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे पढ़िए अब इसको। अभी हम कहाँ तक पहुंचे, नो आगम द्रव्य निक्षेप का तीन भेद बताए, उसका शरीर से संबंधित, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। अब ज्ञायक शरीर में उसका शरीर, लेकिन इसके भी तीन भेद किए। इसका पहला भेद अतीत, तो अतीत में जो ये शरीर छोड़कर आया है, अब वो शरीर भी कैसे छोड़ा, उसके तीन भेद।
च्युत, च्यावित और त्यक्त। अब पढ़िए जरा च्युत से। हाँ पढ़िए। आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई और पढ़िए फिर। मैं पढ़ू भैया। हाँ पढ़िए। च्युत, आयु की पूर्णता पूर्वक छूटा हुआ शरीर च्युत अतीत ज्ञायक शरीर है। त्यावित, विष भक्षण, मारन, ताड़न, त्रासन आदि वेदना, शरीर में से रक्त अत्यधिक निकल जाना, भय, तलवार, बर्छी, छुरी, कटारी आदि शस्त्र, अति तीव्र संक्लेश होने, श्वासोच्छ्वास के रुकने, अग्नि में भस्म होने, जल में डूबने, अन्न पानी के निरोध होने से, आयु कर्म के शेष निषेक एक साथ खिल जाने या नष्ट होने पर रूप कदली घात मरण से शरीर का छूटना च्यावित अतीत ज्ञायक शरीर है। पढ़िए आगे। माने जो भैया अकाल अभी मरण होके छुटा है वो कहलाता है च्यावित। त्यक्त माने जिसका त्याग किया है। पढ़िए। त्यक्त, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप रूप 4 आराधनाओं को धारण कर संन्यास पूर्वक शरीर का त्याग करना त्यक्त अतीत ज्ञायक शरीर है। अनागत ज्ञायक शरीर, ज्ञाता जीव आगे जिसे धारण करेगा वह अनागत ज्ञायक शरीर है। हाँ जी, जो ज्ञाता है माने जो उसका जानकार है उस संबंधी शास्त्र का, जिसको हमने कहा था आगम द्रव्य निक्षेप। ठीक है, उससे उसका जो शरीर है, अब वो जो भविष्य में जो शरीर धारण करेगा वो कहलाएगा अनागत ज्ञायक शरीर। ठीक है, अभी हालांकि इसके 3 भेद छोड़ दिए यहाँ। ये जो हमने पढ़ा था ना अभी अतीत ज्ञायक शरीर, उसके 3 भेद। त्यक्त वाला तो त्यागने की अपेक्षा 3 प्रकार के होते हैं: भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन। ठीक है, भक्त प्रत्याख्यान में क्या होता है कि वो अपनी जो सेवा शुश्रूषा है खुद भी कर लेते हैं और दूसरों से भी करा लेते हैं। इंगनी में क्या होता है कि दूसरों से तो नहीं कराते, खुद कर लेते हैं। या गलत बोला मैंने? और प्रायोपगमन में क्या होता है, ना तो खुद करते और ना किसी से कराते। ठीक है, यहाँ दिए नहीं वो भेद। चलिए अब आगे पढ़िए। भावी। वर्तमान, हाँ भावी वर्तमान। नो आगम, नहीं नहीं, वर्तमान वर्तमान से ज्ञायक शरीर। वर्तमान ज्ञायक शरीर। वर्तमान न्यायिक शरीर, जिस शरीर में रहते हुए वर्तमान काल में ज्ञाता जीव सम्यक दर्शनादि या जीवादि तत्वों के प्रतिपादक आगम को जानता है वह वर्तमान ज्ञायक शरीर है। इस प्रकार 9 आगम द्रव्य निक्षेप के प्रथम भेद ज्ञायक शरीर के कालापेक्षिया 3 भेद हैं। भावी 9 आगम द्रव्य निक्षेप। हाँ अब 1 मिनट देखो, आप चार्ट थोड़ा बड़ा बनेगा। अभी हमने जो भेद किए थे किसके किए थे? ये हमने किए थे 9 आगम द्रव्य निक्षेप के। 9 आगम 9 आगम द्रव्य निक्षेप के 3 भेद थे: ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। अभी ज्ञायक शरीर पर ही अपनी चर्चा चल रही थी। ज्ञायक शरीर के 3 भेद किए थे: अतीत काल, अनागत और वर्तमान। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला आ जाएगा अपना भावी 9 आगम द्रव्य निक्षेप। ठीक है, समझ गए कौन सा आगे है? भावी 9 आगम द्रव्य निक्षेप। पढ़िए। सम्यक दर्शन आदि या जीवादि पदार्थों के प्ररूपक आगम को जो जीव आगे जानेगा वह और उसका उस समयवर्ती शरीर भावी 9 आगम द्रव्य निक्षेप है। हाँ जी, अब देखो ये हमने यहाँ लिया था ज्ञायक शरीर, तो ज्ञायक शरीर तो हो गया पूरा। अब ये भावी क्या है? भावी में क्या होगा कि भविष्य में ये सम्यक दर्शनीय जीवादि पदार्थों के प्ररूपक आगम को जो जीव आगे जानेगा। हमने पहले आगम द्रव्य निक्षेप में क्या लिया था कि उसका जानकार तो है लेकिन वर्तमान में भी उसका उपयोग उसमें नहीं है।
लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि ये इसका जानकार नहीं है, आगे जानकार होगा। तो वो जीव और उसका उस समयवर्ती शरीर, वो कहलाएगा भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप। अब देखिए इसके बाद तीसरा भेद था तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर हो गया, भावी हो गया, अब तद व्यतिरिक्त पढ़िए। तद व्यतिरिक्त तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप पूर्वोक्त दोनों से पृथक सामग्री तद व्यतिरिक्त है। उसके दो भेद हैं, कर्म तद व्यतिरिक्त और नौकर्म तद व्यतिरिक्त। देखो, ज्ञान पूर्वोक्त दोनों से पृथक सामग्री, पूर्वोक्त दोनों कौन से? एक तो ज्ञायक शरीर और दूसरा भावी। तो ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य निक्षेप और भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप, इनसे रहित तीसरे प्रकार की चीज बता रहे हैं, तद व्यतिरिक्त है। उसके दो भेद हैं, कर्म तद व्यतिरिक्त और नौ कर्म। कर्म बने होते ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, नौ कर्म में शरीर आदि। पढ़िए। ज्ञानावरणादि की कारणभूत सामग्री पर कर्म का निक्षेप करना कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य निक्षेप है, तथा सम्यक दर्शन आदि के उत्पन्न होने संबंधी बाह्य कारण या शरीर रूप परिणमित आहारादि पुद्गल द्रव्य के स्कंध नौ कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य निक्षेप हैं। देखिए, कर्म ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, नौ कर्म क्या होते हैं? शरीर और शरीर से संबंधित जो भी बाहर के संयोग हैं। तो ज्ञानावरण आदि की कारणभूत सामग्री पर कर्म का निक्षेप करना, निक्षेप समझते हो आप, उसी को कर्म कहना। ये कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य निक्षेप है। और सम्यक दर्शन आदि के उत्पन्न होने संबंधी जो बाह्य कारण है या शरीर रूप परिणमित आहार पुद्गल द्रव्य के स्कंद है, वो नौ कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य निक्षेप है। इस प्रकार भूत भावी पर्यायों को वर्तमान में ग्रहण कर व्यवहार चलाने वाले द्रव्य निक्षेप के भेद प्रभेद हो गए। देखो यहाँ स्पष्ट हो गया। नमन पूछ रही थी ना कि भूतकाल का भी ले लिया। भूत और भावी पर्यायों को वर्तमान में ग्रहण कर व्यवहार चलाने वाले द्रव्य निक्षेप के भेद प्रभेद बताए। आप लोग इसका चार्ट बना लेना। आगे अब बात आएगी भाव निक्षेप की। भाव निक्षेप में क्या होता है? भूत और भविष्य की नहीं, अभी वर्तमान में जैसा उस वस्तु का परिणमन है वैसा ही उसको अंगीकार करना। जैसे राज्य करते हुए को राजा कहना, समझ में आया? यात्रा करते हुए को ही यात्री कहना, ये भाव निक्षेप है। अभी वर्तमान में भगवान महावीर सिद्ध हैं तो उनको सिद्ध कहना, ये भाव निक्षेप है। जो राजपुत्र है उसको राजा नहीं कहना, उसको अभी राजपुत्र ही कहना, ये भाव निक्षेप है। माने जैसी अभी वस्तु है वर्तमान में उसको वैसा ही अंगीकार करना, ये भाव निक्षेप है। अब इसके दो भेद, जैसे आगम द्रव्य निक्षेप और आगम नो आगम भाव द्रव्य निक्षेप था, सेम उसी तरह आगम भाव निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप। पढ़िए। आगम भाव निक्षेप जिस वस्तु का निक्षेप कर रहे हैं उसके प्रतिपादक शास्त्र को जानने वाला जो व्यक्ति वर्तमान में उसमें उपयोग लगा रहा है वह आगम भाव निक्षेप है। देखो अंतर क्या हो गया इसमें? आगम द्रव्य निक्षेप में उसके प्रतिपादक शास्त्र को जानने वाला तो था, लेकिन वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं लगा रहा था, वो तो आगम द्रव्य निक्षेप था। लेकिन अभी ये वर्तमान में उपयोग भी उसी में लगा रहा है, तो ये कहलाएगा आगम भाव निक्षेप। द्रव्य निक्षेप में क्या था कि वर्तमान में उपयोग से रहित था, और इसमें वर्तमान में उपयोग सहित है, नो आगम भाव निक्षेप। जिस वस्तु का निक्षेप करना है उसकी वर्तमान पर्याय को भोगने वाला नो आगम भाव निक्षेप है। इस प्रकार अतीत अनागत के बिना मात्र वर्तमान को ही ग्रहण करने वाला दो भेद में भाव निक्षेप है।
हाँ, आगे देखिए। तह पंचमयंत तसल प्रत्यय का प्रयोग है, इस कारण सूत्र का अर्थ है नाम स्थापना द्रव्य भाव से वह माने सम्यक दर्शन आदि या जीव आदि का निक्षेप होता है। निक्षेप का अर्थ पदार्थ की स्थापना करना है। तो कहते हैं प्रश्न, नाम और स्थापना इन दोनों निक्षेपों में गुण रहित नाम ही है, नाम के बिना स्थापना नहीं होती, अतः ये दोनों एक है, इसमें कोई अंतर नहीं। देखो प्रश्न क्या है कि नाम और स्थापना में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप जिसमें भी स्थापना करते हो उसमें नाम ही तो रखते हो। वो खड़ाऊ थी, उसका नाम उसने क्या रख लिया? श्री राम, है ना। तो नाम निक्षेप में और स्थापना निक्षेप में क्या अंतर हुआ? ये पत्थर की मूर्ति है और आपने नाम क्या रख लिया? महावीर भगवान। तो उसका प्रश्न ये है कि नाम और स्थापना इन दोनों में गुण तो है नहीं, ठीक है। तो फिर ये दोनों के दोनों एक है, इनमें कोई अंतर नहीं है। अब बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। पढ़िए। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्थापना में आदर आदि भाव होता है, परंतु नाम में ऐसा नहीं होता है। जैसे किसी व्यक्ति का इंद्र या जिनेंद्र नाम होने पर उसके प्रति आदर का भाव नहीं होता है, परंतु जहाँ धातु पाषाण आदि वस्तु में इंद्र या जिनेंद्र की स्थापना होती है, वहां उन्हें उस रूप ही मानकर उनके प्रति आदर भाव जागृत होता है। जिनेंद्र की स्थापना करने में अपना उपकार होना मानता है, साक्षात जिनेंद्र भगवान के समान ही उनकी स्तुति पूजा आदि करता है। नाम निक्षेप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वह तो मात्र पृथक पृथक व्यवहार के लिए ही रखा जाता है। इस प्रकार दोनों एक नहीं है। पढ़िए एक पैराग्राफ हो। तात्पर्य यह है कि नाम निक्षेप से लोक में आदर या उपकार होने की इच्छा नहीं होती है, परंतु स्थापना निक्षेप में यह सब होता है। कोई स्थापना तो लोक में दीर्घकालीन भी होती है, कोई अल्पकालीन भी होती है। इस प्रकार ये दोनों एक रूप नहीं है। तो आपको अंतर समझ में आया? नाम में और स्थापना में अंतर क्यों है? क्योंकि स्थापना में पूज्य पने का कार्य होता है। हम्म तो इन दोनों में अंतर बता दिया, जबकि नाम निक्षेप में सिर्फ व्यवहार चलाने के लिए और स्थापना में अपने उपकार की इच्छा होती है, नाम में अपने उपकार की इच्छा नहीं है। तो आगे कहते हैं नाम और स्थापना की पृथकता तो ज्ञात हुई, परंतु द्रव्य और भाव तो एक ही है। द्रव्य से अलग भाव नहीं होता और भाव से अलग द्रव्य नहीं होता। तो हम कहते हैं ऐसा नहीं है, दोनों के पृथक पृथक नाम है ना, द्रव्य और भाव, इनसे ही इनकी पृथकता सिद्ध हो जाती है। अब इसमें एक नया विषय चलेगा जो कल लेंगे, बहुत अच्छा विषय है कि अभी इस कली काल में अरहंत आदि की अतदाकार स्थापना अनुचित है। पहले तो होता था किसी काल में, अगर साक्षात तीर्थंकर आदि नहीं है तो किसी अन्य वस्तु में हमने उनकी स्थापना कर ली, जैसे चावल में कर ली, गोले में कर ली। लेकिन इस काल में करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि बहुत सारे मिथ्या मत चल रहे हैं, तो सब अपनी अपनी अनेक मूर्तियों की अतदाकार स्थापना करते हैं। जैसे आपने देखे कहीं पीर पैगंबर बना लेते हैं, कहीं कुछ थान बना लेते हैं, कहीं कुछ भी पत्थर रख लेते हैं, उसमें स्थापना कर लेते हैं। तो इसमें क्या दोष आएगा कि इसमें ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा। तो इसकी चर्चा कल करेंगे, समय आज हो चुका है। आज का विषय बहुत गरिष्ठ था और मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि ज्यादा अच्छा समझ में आए, क्योंकि मुझे ही बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है विषय, ये जो आगम निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप। लेकिन फिर भी जितना कुछ भगवान की वाणी में आया है और हमारे भाग्य से जो बच गया है, ठीक है, तो हमें उसको थोड़ा याद करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। विशेष भाव भासना फिर जब हम इसका और गहराई से विचार करेंगे और अन्य अन्य ग्रंथों से देखेंगे तो शायद इसकी भाव भासना भी थोड़ी बहुत बन जाए।